दोस्तों, कांग्रेस पर आधारित सीरीज में अब उस दौर के बारे में बात करने का वक्त हो चला है जिसे कांग्रेस के इतिहास का सबसे काला समय कहा जाता है। ये वही समय था जिसमें हिंदुस्तान ने क्रांति बनाम कांग्रेस के बीच की जंग देखी। ये वही समय था जब कांग्रेस और क्रांतिकारियों के बीच आर पार की लड़ाई देखने को मिली थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम याद करेंगे 1910 से लेकर 1920 के वो सारी घटनाएं जो कांग्रेस के काले चेहरे को साफ तौर पर उजागर करती हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता के पहले सबसे बड़ी पार्टी रही है। इसका गठन 1885 में हुआ था, जिसका पहला अधिवेशन मुंबई में व्योमेश चंद्र बैनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। सन 1910 में इलाहाबाद में कांग्रेस का 26वां अधिवेशन विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में हुआ था। 27वां अधिवेशन सन 1911 में कलकत्ता में पंडित बिशन नारायण के धर की अध्यक्षता में हुआ था। 28वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर में R.N. मालेधकर की अध्यक्षता में हुआ था। वहीं 19वां अधिवेशन 1913 में कराची में नवाब सईद मोहम्मद बहादुर की अध्यक्षता में हुआ। वहीं 30वां अधिवेशन 1904 में मद्रास में भूपेंद्र नाथ बसु की अध्यक्षता में हुआ। 26वें अधिवेशन के अध्यक्ष रहे विलियम वेंडरवन स्कॉटलैंड के ताल्लुकात रखते थे। वो एक न्यायाधीश तो थे, पर वही भारत के ऊपर ब्रिटिश राज के पूरे मत में थे। अंग्रेज होने के बाद भी वो कांग्रेस में न केवल सम्मिलित हुए बल्कि उन्होंने कई अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। उन्होंने भारतीय की समस्याओं को तो उठाया, पर उनके मत से भारत का उद्धार बिना ब्रिटिश शासन के होने तो नामुमकिन सा ही था। वो कांग्रेस के ब्रिटिश कमेटी के आखिरी तक सदस्य तो रहे ही। राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों के साथ उनका भी मानना यही था कि भारत का भविष्य ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ भागीदारी में ही है। मतलब ये कि भारत का बिना ब्रिटिश शासन के कोई वजूद नहीं है। इतना ही नहीं, वो न केवल अंग्रेज़ों की सभी नीतियों का समर्थन करते थे बल्कि भारत में अंग्रेज़ी शासन को सही ठहराने में तो उनकी पूरी निष्ठा थी। कांग्रेस के 27वें अधिवेशन के अध्यक्ष रहे पंडित बिशन नारायण धर तो शिक्षा भी इंग्लैंड से ही हासिल करके आए थे। ये नरमपंथी विचारधारा के समर्थक थे। सीधी बात तो यह है कि इन्हें भी अंग्रेज़ों के साथ नरमी से पेश आने में, बात करने में और भारत के ऊपर उनके राज करने में कोई खास आपत्ति नहीं थी। यही नहीं, इन्हें तो ब्रिटिश की उस न्याय व्यवस्था पर भी पूरा भरोसा था जिसमें अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को बिना बात के लातें मारी जाती थी, गोलियां मारी जाती थी, उनकी धरती पर उनसे ही लगान लिया जाता था। 28वां अधिवेशन के अध्यक्ष रहे R.N. मालेधकर भी कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं के समूह में से थे। एक ऐसा समूह जो अंग्रेज़ों की जी हुजूरी करने को ही अपना सौभाग्य समझता था, जिन्हें अपने देशवासियों की आज़ादी से ज़्यादा अंग्रेज़ों के साथ सहयोगात्मक रवैये रखने में विश्वास था। वे अंग्रेज़ों के संसदीय लोकतंत्र के प्रशंसक थे। कांग्रेस द्वारा शामिल किए गए ये नेता शायद देश को आज़ादी की बात भुलाने की ही काफ़ी थे। 27वां अधिवेशन के अध्यक्ष रहे नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर न्याय और स्पष्टता की ब्रिटिश भावना के प्रशंसक थे। इसीलिए ब्रिटिश साम्राज्य का स्वशासन प्रारंभिक भारतीय नेताओं का परम लक्ष्य था और सैयद मोहम्मद उनमें से एक थे। वो भी कांग्रेस के एक बड़े हिस्से नरम दल के खास सदस्य रहे। स्वाभाविक है कि वह अंग्रेज़ों की हुकूमत में सुकून का अनुभव करते थे। 30वां अधिवेशन के अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ यथासंभव सरकार का समर्थन करने के पक्षपाती थे। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि कांग्रेस का एक बड़ा दल ब्रिटिश शासन में ही कुछ सुधारों के साथ रहने का मुरीद था। भूपेंद्र नाथ भी इन्हीं में से एक नेता थे। भूपेंद्र नाथ बोस का पूरा जीवन विभिन्न सरकारी पदों पर ही बीता। सरकारी पद अर्थात सभी सेवा अपने हाथ में। यहाँ तक कि जब कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार का संघर्ष आगे बढ़ा, भूपेंद्र बोस का रुख अंग्रेजी सरकार की तरफ मुड़ गया। दोस्तों, अब आपको ऐसा किस्सा बताते हैं जिससे पूरा देश आज तक सन्न रह गया है। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे, शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था।
फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां जा पहुंचे, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने आकर उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक लोग मरे और 2000 से अधिक लोग घायल हो गए। जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने पर 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं, जिनमें से 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़के और 6 सप्ताह का बच्चा भी थे। यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला है तो ये वही घटना है, यह हत्याकांड ही था। माना जाता है कि यह घटना ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत बनी। परंतु दोस्तों, गांधी ने अस्पृश्यता को हिंदू धर्म का डायरवाद करार दिया था। उन्होंने गोरक्षा के नाम पर हत्या किए जाने को भी जनरल डायर के कृत्य के समरूप बताया था। जलियांवाला बाग नरसंहार के मुख्य अपराधी ब्रिगेडियर जनरल डायर भारतीयों के लिए घृणा का पात्र था, लेकिन महात्मा गांधी ने न सिर्फ उसे बार बार क्षमा किया बल्कि उन्होंने लोगों को डायरवाद के खिलाफ आगाह भी किया था। गांधी का कहना था कि जनरल डायर के काम आना और निर्दोष लोगों को मारने में उसकी मदद करना मेरे लिए पाप समान होगा, पर यदि वह किसी रोग का शिकार है तो उसे वापस जीवन देना मेरे लिए क्षमा और प्यार का अभ्यास होगा। लेकिन क्या गांधी को अपने जवानों के मरने का गम नहीं था? उनके द्वारा किए गया पाप समान नहीं था। दोस्तों, केवल कुछ मक्कार नेताओं के कारण कांग्रेस की छवि पूरे देश के सामने धूमिल अवश्य हुई है, लेकिन कांग्रेस में कुछ ऐसे गर्मपंथी नेता भी रहे हैं जिन्होंने काफ़ी समय पहले ही कांग्रेस की चालों को समझकर उनका विरोध करना शुरू कर दिया था। इन नेताओं में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनमें से लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। वो भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने पंजाब केसरी भी कहा जाता है। लाला जब बोलते थे तो केसरी की तरह उनका भी स्वर गूंजता था। जिस प्रकार केसरी की दहाड़ से वन्य जीव डर जाते हैं, उसी प्रकार से लाला लाजपत राय की गर्जना से अंग्रेज सरकार कांप उठती थी। लाला पाल टुकड़ी के स्वतंत्रता आंदोलन में संकलित राष्ट्र योगदान में लाला लाजपत राय का सम्माननीय स्थान है। कोलकाता के विशेष अधिवेशन 1920 के वे अध्यक्ष रहे थे। किशोर अवस्था में स्वामी दयानंद सरस्वती से मिलने के बाद आर्य समाजी विचारों ने उन्हें बहुत प्रेरित किया था। आज़ादी के संग्राम में वे तिलक के राष्ट्र चिंतन से भी बेहद प्रभावित रहे। इसके साथ ही स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है के उद्देश्यक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का भी भारत राष्ट्र के निर्माताओं में अपना एक विशेष स्थान रहा है। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 में हुआ था। उनका सार्वजनिक जीवन 1880 में एक शिक्षक और शिक्षण संस्थान के संस्थापक के रूप में प्रारंभ हुआ। इसके बाद केसरी और मराठा उनके आवाज के पर्याय बन गए। इनके माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध तो किया ही, साथ ही भारतीयों को स्वाधीनता का पाठ भी पढ़ाया। गरम दल के इन राष्ट्रवादी नेताओं के कारण ही कांग्रेस को भी कुछ राष्ट्रभक्ति का दिखावा करना पड़ता था, क्योंकि कांग्रेस जानती थी कि गरम दल के नेता एक आवाज़ पर देश भर में उग्र आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। इतिहासकार लिखते हैं कि अगर कांग्रेस के इतिहास में गरम दल नहीं होता तो शायद भारत को आज़ाद होने में और भी ज़्यादा समय लगता। तो दोस्तों, ये थी कांग्रेसी इतिहास में 1910 से लेकर 1920 की सारी कहानी। इस दौर में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं उन्हें हमने आज इस वीडियो के माध्यम से आज जाना है। दोस्तों, अगले वीडियोज़ में भी हम इसी प्रकार के कालखंड के बारे में विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्रलय टीवी।